निर्मला अध्याय 2। बाबू उदयभानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बड़ा चारपाया बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। ये प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट है, नाश्ते की तश्तरियां, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है ये घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी ना होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदयभानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कलत्यानी भौहें सिकुड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख नौबत आ जाए। उदयभानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाए नहीं लेते, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके। शेर का जाने कहां से बटोर लाए, कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपायां ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहां तक रोकिएगा। अगर यह मौका ना मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई, ये तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने ये साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाए है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि भारतीयों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदयभानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो। कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा तो इतना क्यों लेकी जिंदगी में अदा न हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदयभानु, तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है। कोई यहाँ अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे। उदयभानु ने जलकर कहा, जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उगते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही।
कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लोली हूँ, मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लोली हूँ? उदय भानुलाल, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियों भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानुलाल, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा द्रोही से सलाम है जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन को रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालेगी तो मेरा घर ही न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा, वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नर्म पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे ये तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैकी का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? ये कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है, सबसे छोटा सूर्यभान चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम तहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर ही से खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली गई, मुझे अकेले डर लगता था। तुम क्यों तली हुई थी, बताओ। ये कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य पुतालता तो था, तुम सुनती न थी, बताओ अब तो कभी न दाओगी। कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। ये कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निश्चिंत होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातः काल इन्हें दर्द और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खोटी खरी, घुलकी झिलकी सब तुम्हारे लिए सहूंगी।
कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात में से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेली यह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह में तो मैं अकेली आराम कर लूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई भी न पूछेगा, अभी सब आव भगत करते हैं। जब जाकर सिर पड़ जाएंगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएगी, वाह रे घमंड। सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिरी हो जाएगा। एक बार इनका घरमंड को ही दूर, जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यो कोसने लगते हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया, या समझती है ये घर से इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे जितना कोसम, टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए ये घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक। आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। ये है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं, जब देख लूंगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाए और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निरीह सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। ये कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंद्र को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थी और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थी। वन में वन्यजंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदयभानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुद घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा, तब देखम देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। ये शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदयभानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। सभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था। आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात ही में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाए। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने दपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई क्यों? किसी को रास्ता चलने की मनाही है। ये गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हृष्ट पुष्ट आदमी थे। दिल के भी कच्चे न थे।
छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। अब की 7 साल को जाओगे? मताई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो, मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मताई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसमें? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मताई, 2। उदय भानु गरज कर, हट जा बादशाह सामने से। मताई, 3। मुंह से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मताई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाली का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया? जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या, और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं। दोस्तों, उपन्यास को आगे सुनिए अध्याय 3 में।